हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जिसका हमें खेद है, और मैं बोला भी था पिछले वीडियो में कि शायद मैं किसी कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। और मैं आपसे वादा भी किया था कि आज से जो हमारी वीडियो आपके सामने आएगी वह एक क्रम से चलेगी, और वह क्रम हम स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल से। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वह विषय यह होगा कि भारत का सामान्य परिचय। इस विषय के अंतर्गत हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि हमारे भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत की अवस्थिति क्या है, भारत किस गोलार्ध में है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। मतलब भूगोल से संबंधित भारत के बारे में, भारत के परिचय के बारे में जो कुछ भी सूचनाएं होंगी वे सारी सूचनाएं आपको देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, आज हम जो अपना विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत का एक सामान्य परिचय, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के नामकरण की। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम नामकरण की बात करते हैं, ठीक है, नामकरण, सर्वप्रथम यदि हम नामकरण की बात करते हैं तो भारत को अलग अलग समयों में अलग अलग नामों से जाना गया। लेकिन सबसे पहले हम यदि बात करते हैं तो यदि वैदिक काल की यदि हम बात करते हैं तो वैदिक काल में, वैदिक काल की यदि हम बात करें तो उस समय जो भारत का नाम पड़ा वह नाम क्या था? इसका नाम रखा गया जम्बूद्वीप। नाम क्या रखा गया? जम्बूद्वीप। अच्छा, जम्बूद्वीप नाम क्यों रखा गया? जैसे आप रामायण में देखे होंगे तो उस समय जम्बूद्वीप का नाम लिया गया। जम्बूद्वीप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमारा भारत पृथ्वी के जिस हिस्से में है वह हिस्सा उष्णकटिबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इस भौगोलिक क्षेत्र में एक वनस्पति या एक वृक्ष पाया जाता है। एक वृक्ष नहीं, मतलब एक प्रकार का वृक्ष, चाहे वृक्ष की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम जामुन है। और इस भूभाग में जामुन नामक वृक्ष की बहुलता थी, या जामुन वृक्ष बड़े पैमाने पर पाए जाते थे, इसलिए इस समय इसका नाम क्या रखा गया? जम्बूद्वीप नाम रखा गया। भारत का प्रथम नाम क्या रखा गया? जम्बूद्वीप। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो कुछ दिन बाद जो है इसका नाम बदला गया, और नाम बदल करके रखा गया आर्यावर्त। आर्यावर्त, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, आर्यावर्त नाम रखा गया। और जो आर्यावर्त नाम रखा गया, इस आर्यावर्त नाम रखे जाने का कारण क्या था? ठीक है, आर्यावर्त नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह क्या थी? आर्यों की भूमि। आर्यों की भूमि, या तो हम दूसरे रूप में कह सकते हैं आर्यों का निवास स्थान। ठीक है, अर्थात थोड़ा सा यहाँ पे हम ये भी चर्चा करेंगे कि आर्य थे कौन, चाहे आर्य कौन थे जिसके नाम पे इस भूभाग का नाम आर्यावर्त पड़ा। तो आर्यों के बारे में ऐसा मान्यता है, अलग अलग किताबों में या अलग अलग स्रोतों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एक स्रोत के अनुसार मैं चल रहा हूँ। उस स्रोत में ये बताया गया है कि आर्य जो लोग थे वे मध्य एशिया के मूल निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के। और मध्य एशिया के जो मूल निवासी थे तो उनका व्यवसाय क्या था, उनका पेशा क्या था? तो वे चारवाहे थे। चारवाहे या पशुचारक या यायावर कह सकते हैं हम, भ्रमणशील थे। वे क्या करते थे? अपने पशुओं को चराते थे। वे पशुओं को चराते चराते सिंधु नदी के इस पार के भूभाग में आ गए, और जब सिंधु नदी के इस पार के भूभाग में आ गए तो यहीं पे वे अस्थायी निवास अपना बना लिए। और जब अस्थायी निवास बना लिए तो यहाँ के छोटे छोटे राजा महाराजाओं पर लड़ाई करके ये क्या कर लिया? अपना नियंत्रण तथा इस भूभाग पे वे राजा बन गए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आर्यों की भूमि, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त नाम पड़ा। तीसरे यदि नाम की हम यदि बात करते हैं, जो तीसरा नाम हमारा होगा, इस तीसरे नाम की यदि बात करते हैं तो इसका नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष नाम पड़ा। तीसरा नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। अब भारतवर्ष क्यों कहा गया? तो भारतवर्ष इसलिए कहा गया कि जो आर्य थे, आर्यों में एक महान शासक हुए जिनका नाम क्या था? दुष्यंत। उनकी वाइफ का नाम शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दुष्यंत प्लस शकुंतला के पुत्र शकुंतला
के पुत्र भरत के नाम पर, भरत के नाम पर, ठीक है, किसके नाम पर रखा गया? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस भूभाग को क्या कहा गया? भारतवर्ष कहा गया, तथा यहाँ के लोगों को भरत की संतान, यहाँ के जो लोग पाए गए उनको भरत की संतान के नाम से जाना गया। उसके बाद समय बदलता है, और समय बदलता है तो इसका नाम में भी परिवर्तन आता है, और जब नाम में परिवर्तन आता है तो अगले यदि नाम की हम बात करेंगे तो वह नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। अगला नाम क्या पड़ता है? हिंदुस्तान नाम पड़ता है। और जब हिंदुस्तान नाम की हम बात करते हैं तो यह हिंदुस्तान कैसे आया? तो स्रोतों के अनुसार यह माना जाता है कि यह नाम किसके द्वारा दिया गया? ईरानियों के द्वारा। ईरानी जो लोग थे उन लोगों ने नाम दिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम क्यों दिया? कारण यह था कि वे प्रोनाउंसिएशन दिक्कत या उच्चारण में दिक्कत के कारण, अर्थात कहने का मतलब यह है कि वे उच्चारण सही नहीं कर पाते थे। जैसे हमारे ही वहाँ कुछ लोग हैं, जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ड़ के स्थान पे र शब्द का प्रयोग करते हैं, ड़ के स्थान पे र शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को बोलना हो पकड़ी तो पकड़ी नहीं बोल करके पकड़ी बोलते हैं, किसी को बोलना होगा पकड़ना तो पकड़ा ना बोल करके पकड़ा बोल लेते हैं। ऐसे ही इनके वहाँ पे दिक्कत थी। ये सिंधु नदी को ये क्या कहते थे? सिंधु के स्थान पे ये हिंदू का प्रयोग करते थे। सिंधु के स्थान पे ये किसका प्रयोग करते थे? हिंदू का। अर्थात सिंधु से इन्होंने क्या कहा? हिंदू, और हिंदू से क्या हो गया? हिंदुस्तान। तो यहाँ पे सिंधु नदी के उस पार के भाग को, मतलब जहाँ हम लोग हैं सिंधु नदी के इस पार के भाग को इन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। तथा यहाँ के निवासियों को उन्होंने क्या कहा? हिंदू कहा। जिस हिंदू धर्म की हम बात करते हैं उस धर्म की उत्पत्ति कहाँ से आती है? ईरानियों से आती है, ठीक है। तो हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया? ईरानियों के द्वारा। ईरानी क्यों हिंदुस्तान नाम दिए? क्योंकि वे सिंधु नदी के उस पार को, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, तथा हिंदू नदी के उस पार के भाग को हिंदुस्तान, तथा वहाँ के लोगों को इन्होंने नाम क्या दिया? हिंदू नाम दिया। और अगले नाम की यदि हम बात करते हैं तो अगला जो नाम आता है वह नाम क्या आता है? इंडिया। अगला जो नाम आता है वह नाम क्या आता है? इंडिया आता है। और इंडिया नाम क्यों दिया गया? इंडियन नाम क्यों दिया गया? तो यूनानियों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। यूनानियों ने क्या किया? यूनानी जो थे वे क्या करते थे? सिंधु नदी को इंडस कहते थे। वे क्या कहते थे? सिंधु को इंडस कहते थे। सिंधु को क्या कहते थे? इंडस कहते थे। अर्थात सिंधु नदी से इन्होंने क्या कह दिया? इंडस, अर्थात इंडिया की उत्पत्ति हुई। और इंडिया जो शब्द है वह इंडोई शब्द से लिया गया है, ठीक है। इंडोई शब्द से इंडिया बना हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा? यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया कहा। किसको कहा? भारत को कहा। अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो हमारा भारतीय संविधान क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत किसके द्वारा कहा गया? हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया वही है जो भारत है, ठीक है। दोस्तों ये तो इसके नामकरण से संबंधित तथ्य रहे। हम भारत के नाम कैसे रखे गए, भारत का नाम कैसे रखा गया, कब कब क्या क्या नाम रखा गया, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो भारत जो हमारा है यह हमारे ग्लोब में, हमारा जो ग्लोब है उस ग्लोब में कहाँ पे स्थित है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर भी जानना होगा। थोड़े से शब्दों में बस मैं अक्षांश और देशांतर की बात करूँगा। तो अक्षांश रेखाएं वह हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर हैं। साधारण से शब्दों में जब डिटेल चर्चा करने की जरूरत होगी तो जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो विषुवत रेखा के समानांतर जो भी रेखाएं खींची गई समस्त क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। तथा जो देशांतर रेखाओं की यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं, या विषुवत रेखा को संपूर्ण पे काटने वाली समस्त रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस देशांतर के आधार पर यदि हम अपने पृथ्वी के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की यदि पहले बात कर लेते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है, उसके बाद हम ग्लोब में आपको यह दिखाने का काम करेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है। तो भारत की अवस्थिति को जानने से पहले उसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को हम जान लें, ठीक है। यदि भारत के हम अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करते हैं
भारत के यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक रेखा पाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेखा है, हालांकि काल्पनिक रेखा, ठीक है। उसके बाद एक रेखा यहाँ पे भी है, उसके बाद एक रेखा यहाँ पे भी है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक रेखा जो है यहाँ पे, अर्थात इसी सीमाओं के भीतर हमारे भारत का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। इसी सीमा के भीतर जो है हमारे भारत का विस्तार पाया जाता है, और जब इस सीमा के अंतर्गत हमारे भारत का विस्तार पाया जाता है तो वे सीमाओं के नाम क्या क्या हैं, उनके उन बिंदुओं का नाम क्या क्या है, ठीक है, तो उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की यदि हम बात करें तो इसका मान क्या इसका मान जो है 6 डिग्री 4 मिनट n है। इसका मान क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट n है, ठीक है। अब यह है कहाँ पे, तो यह है आपका अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, चूंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका अक्षांशीय मान कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट n। तो इसको नाम दिया गया है और इसको नाम 3 दिया गया है, और 3 जो नाम दिया गया है उसमें पहला नाम क्या होगा, तो इस पहले नाम की यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, सॉरी गलती लिखा गया, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम यदि देखते हैं तो पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, और अंतिम नाम जो है इसको पाराशन बिंदु भी कहते हैं, पाराशन बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाराशन बिंदु के नाम से। 3 नाम है। भारत का सबसे जो दक्षिणी भाग है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार में है, ठीक है, उसका नाम क्या क्या है, इंदिरा पॉइंट है, पाराशन बिंदु है, पिगमेलियन पॉइंट है। इसको हम नोट में लिख दे रहे हैं कि भारत का दक्षिणतम भाग है यह क्या है, भारत का दक्षिणतम भाग है, भारत का दक्षिणतम भाग है, ठीक है। ये जो हमारा भारत है, इस भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, एकदम दक्षिणी हिस्सा है, इसके दक्षिण में भारत का कोई हिस्सा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यह हो गया, यह कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद यदि दूसरे हिस्से की बात करते हैं तो यहाँ पे पाया जाता है, और इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसका अक्षांशीय मान क्या है, ठीक है। इसके अक्षांशीय मान की यदि हम बात करते हैं तो इसका अक्षांशीय मान जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, और यह भी क्या होगा, n होगा, ठीक है, यह भी क्या होगा, n ही होगा। तो यह जब n है तो इसको और किस नाम से जानते होंगे, किस राज्य में है, इसकी भी यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका जाना जाता है केप कमोरियन के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, केप कमोरियन के नाम से जाना जाता है। यह किस नाम से जाना जाता है, केप कमोरियन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यह है कहाँ पे, तो यह है आपका तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है, ठीक है। यह कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। केप कमोरियन के नाम से जाना जाता है, यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कई लोग समझते हैं कि नहीं नहीं सर, यह कहते हैं कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी भी नहीं है, बिल्कुल दक्षिणतम जो छोर है या दक्षिणी जो पॉइंट है मुख्य भूभाग का, वह किस नाम से जाना जाता है, केप कमोरियन के नाम से जाना जाता है, और यह आपके तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो अगला ऊपर जो देखेंगे तो एक और अक्षांशीय मान मिलेगा, और वह अक्षांशीय मान कितना है, 37 डिग्री। यह कितना मिलता है, 37 डिग्री 6 मिनट, और यह भी क्या होगा, n होगा, ठीक है, यह भी n होगा। और यह कहाँ, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको नाम दिया गया है इंदिरा काल, इसको नाम दिया गया है इंदिरा काल। और जो इंदिरा काल है इसको नाम दिया गया है, तो पहले यह जम्मू कश्मीर कह देते थे हम कि जम्मू कश्मीर में है, तो सही मान लिया जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर ही कहना उचित नहीं होगा। अब इसके लिए एक नया नाम दिया गया है। यह हमारे देश का एक यूटी है, यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होगा, केंद्र शासित राज्य। और केंद्र शासित राज्य के किस में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, ठीक है।
केंद्र शासित राज्य के लद्दाख में पड़ता है। अर्थात यह क्या है, भारत का उत्तरतम बिंदु है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, भारत का उत्तरतम बिंदु है। भारत का जो है उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, यह क्या हो गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसको यहाँ पे एक चीज और भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु। इसके सामने लिख सकते हैं कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, यह भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम और भारत का उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। यह तो दोस्तों हुआ अक्षांशीय विस्तार। लेकिन हम देशांतरी विस्तार की यदि चर्चा करें तो भारत का देशांतरी जो विस्तार होगा उस देशांतरी विस्तार की यदि हम बात करेंगे तो यह यहाँ से मिलेगा। यह है आपका, इसको हम कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, और यह क्या होगा, ईस्ट होगा। 68 डिग्री 7 मिनट, यह क्या होगा, ईस्ट होगा। और जब ईस्ट होगा तो यह देखते हैं इसको नाम क्या दिया गया, और जब नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है गुहार या गौर माता। ठीक है, गुहार या गौर माता के नाम से जाना जाता है। और यह है किस राज्य में, तो राज्य की यदि बात करते हैं तो यह आपका पड़ेगा गुजरात में। कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। और यह क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, यह क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु है। इससे पश्चिम में भारत का कोई हिस्सा नहीं पाया जाता है। इसके यदि हम बात करते हैं तो भारत के उत्तरी बिंदु की बात करेंगे। ठीक है, इसके भारत के उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो यही जो है उत्तरी बिंदु की नहीं, उत्तरी बिंदु तो पढ़ चुके हैं, पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। यह जो है आपका भारत का पूर्वी बिंदु है। इसका नाम क्या है, इसको यदि हम देखते हैं तो वलांगू की नाम से, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि वीथु के नाम से जानते हैं। ठीक है, वलांगू या कीवीथु के नाम से जानते हैं। यह यदि पूछा जाए कि है कहाँ पे, तो यह आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश में है तो एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लें, और वह पॉइंट क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु है। यह क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु है। भारत का पूर्वी बिंदु है। मतलब इसके पूरब में भारत का कोई और हिस्सा नहीं है। यह क्या है, वलांगू कहाँ पे है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसका देशांतरी मान मैंने लिखना भूल गया। इसका जो देशांतरी मान है वह 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, वलांगू या कीवीथु के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का पूर्वी बिंदु है। अब दोस्तों, भारत का उत्तरी बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया, मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया, और क्या हो गया, पूर्वी बिंदु हो गया। ये सारे भाग हो गए। अर्थात यदि हम इसको अब ग्लोब में देखें तो हमारे ग्लोब में यह है कहाँ पे, यह जो हिस्सा है हमारे ग्लोब में है कहाँ पे। अच्छा दोस्तों, इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ, या तो बिना मिटाए भी यदि यहाँ पे हम बात करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे जब चर्चा करेंगे तो जैसे मान लेते हैं हमारे पृथ्वी का यह ग्लोब है, यही क्या है, हमारे पृथ्वी का, चाहे हमारे पृथ्वी का स्वरूप है या यह ग्लोब है। जब ग्लोब या स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो एक रेखा गुजरी हुई है, और इस रेखा को हम नाम क्या देते हैं, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। और इस 0 डिग्री की अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर यदि चलते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं।
दोस्तों एक चीज़ की और बात करते हैं, यदि मान लेते हैं यह रेखा नहीं है और यह पूरी पृथ्वी हमारी है, तो इस पूरी पृथ्वी पर या पूरे पृथ्वी पर हम भारत की खोज कहाँ करेंगे? भारत कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए हमने क्या किया? अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण किया। और जब अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण किया तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले यह बताया गया है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है या मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है वो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट और n लिखा हुआ है। एक चीज देखेंगे, जैसे ही इस रेखा से नीचे आएंगे तो यह क्या होगा? S होगा, और इस रेखा से ऊपर जाएंगे तो यह क्या होगा? N के नाम से जाना जाएगा। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? N होगा। और यहाँ पे लिखा गया है N, यहाँ पे भी लिखा गया है N और यहाँ पे भी N लिखा गया है। इसका मतलब यह हो रहा है कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। क्या हुआ? हमारा भारत जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल नहीं है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। तो अब हमें यहाँ पे भारत को नहीं खोजना है, यहाँ पे खोजना है। और जब यहाँ पे खोजना है तो भारत यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा अब देशांतरी विस्तार। और देशांतरी विस्तार में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींच दी गई और इसका भी मान रख दिया गया 0 डिग्री की देशांतर रेखा। इसी को नाम दिया गया है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसी को नाम क्या दिया गया है? ग्रीनविच रेखा, जो इंग्लैंड में लंदन के निकट से लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने का काम करती है। ठीक है, अब इस रेखा से यदि इधर हम चलते हैं तो हमें मिलेगा वेस्ट और इधर चलेंगे तो हमें मिलेगा ईस्ट। अब देखिए हमारे मैप में चूंकि जो हम परिचय दिखाए हैं इस मैप में कहीं पे भी वेस्ट का नाम लिया गया है, वेस्ट कहीं नहीं लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट लिया गया है। और जब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट लिया गया है तो इसका मतलब है हमारा भारत यहाँ पे भी नहीं पाया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत दक्षिण में नहीं है इसलिए दक्षिण को काट देंगे, और पश्चिम में नहीं है इसलिए पश्चिम को भी काट देंगे। इसका मतलब हमारा भारत क्या पे? इस हिस्से में स्थित है, और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। यह पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या है तो उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में या गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी मतलब उत्तर भी हो और पूरब भी हो, मतलब विषुवत रेखा से उत्तर और 0 डिग्री की देशांतर रेखा से पूरब में स्थित है। तो इसके लिए जब देखा जाए यहाँ से देशांतर का निर्धारण किया गया तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं यह जो देशांतर निकल करके आ रही है, इस देशांतर का मान क्या है? इस देशांतर का मान हम लिख दे रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट हो गया। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी जो रेखा खींची जा रही है वह रेखा आपका निकल करके यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ से, और यह यहाँ पे आ गई तो इसका मान लेते हैं हम कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गए। ठीक है, अब देखिए यह तो फिक्स हो गया। यहाँ पे देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पे कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। इसका मतलब तो यह हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा यह हो गया कि हमारा भारत यहाँ से और यहीं के बीच में कहीं है, अर्थात यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, इसी पट्टी में कहीं है। लेकिन इसके अक्षांशी विस्तार को भी देखना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट लोकेशन की हमें प्राप्ति हो सकती है। और जब अक्षांशी विस्तार की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि 6 डिग्री 4 मिनट n से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 0 है तो 0 के बाद कहीं 6 डिग्री मिलेगी, 0 के बाद जो है कहीं 6 डिग्री मिलेगी। तो जैसे मान लेता हूँ मैं कि यही आपकी 6 डिग्री, मैं मान ले रहा हूँ कि यही आपकी क्या है? 6 डिग्री की अक्षांश है। 6 डिग्री 4 मिनट क्या है? n है। और थोड़ा सा इसके ऊपर कहीं जाएंगे, थोड़ा सा जब इसके ऊपर कहीं हम जाएंगे तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे यह क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, यह क्या है? n है। ठीक है, अब देखिए हमारे भारत की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो हमारा भारत जो है इसी हिस्से में कहीं पाया जाएगा। हमारा जो भारत होगा यह यहीं पे कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं भार लिख दे रहा हूँ बस। ठीक है, तो भारत की स्थिति यही हमारे ग्लोब में होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यही क्या होगा? हमारा भारत होगा। अर्थात हमारा भारत हमारे गोलार्ध में या हमारे गोले पर या हमारे पृथ्वी पर कहाँ पे है? तो यह कह सकते हैं कि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में या पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में। चूंकि विषुवत रेखा को लेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, और जब 0 डिग्री की देशांतर रेखा को लेंगे तो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा पूरा तरह से पूर्वी और पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम पूर्वोत्तर कहते हैं। ठीक है, या प्रथम चतुर्थांश, इसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको जो है तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। हमारा भारत किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में या उत्तर पूर्वी
हिस्से में है, पृथ्वी के किस हिस्से में है, उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, तो ये हमारे भारत की क्या हो जाएगी, अवस्थिति हो जाएगी, यहाँ पे हमारा भारत क्या है, स्थित है। दोस्तों अब इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं, तो थोड़ा हमारी पूरी पृथ्वी के, जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के किस हिस्से में भारत पाया जा रहा है। ठीक है, उस पूरी पृथ्वी के किस हिस्से में भारत पाया जा रहा है तथा उन्हें कितने प्रतिशत भाग पे भारत पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहले देखते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से। क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखते हैं भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जब 7वां सबसे बड़ा देश है तो इससे बड़े कौन कौन से देश हैं, इससे बड़े देशों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, रूस आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा। तीसरे नंबर पे चीन, चौथे पे आपका यूएसए, पांचवें पे यदि हम बात करेंगे ब्राजील, छठवें पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, भारत। अर्थात 7 बड़े देशों में भारत भी आता है। कौन कौन सा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो 7 सबसे बड़े देशों में आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन एक चीज और देखते हैं, संपूर्ण भूमंडल का, संपूर्ण भूमंडल की यदि हम बात करते हैं, संपूर्ण भूमंडल का यदि हम बात करते हैं तो संपूर्ण भूमंडल का हमारा भारत कितना प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह करता है 0.57% भाग, मतलब पूरे पृथ्वी का। और पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है, लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर हमारे पृथ्वी का क्षेत्रफल है। और उसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से यदि हम बात करते हैं तो मात्र पूरे भूमंडल का 0.57% ही भाग भारत के अंतर्गत कवर होता है। बाकी जो है अन्य देश, महासागर और सागर जो है मिलकर के कवर करने का काम करते हैं। उसके बाद यदि हम स्थल मंडल की बात करते हैं, संपूर्ण स्थल मंडल का, संपूर्ण स्थल मंडल की यदि बात करते हैं, स्थल मंडल की यदि हम बात करते हैं तो संपूर्ण स्थल मंडल का यह कितना प्रतिशत भाग कवर करता है, तो संपूर्ण स्थल मंडल का हमारी पृथ्वी लगभग 2.42% भाग, कितना, 2.42% भाग जो है कवर करता है। ठीक है, कितना प्रतिशत, 2.42% भाग जो है कवर करता है। ठीक है, तो यह तो हो गया संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पे भारत है, तो 0.57, लगभग आधा प्रतिशत भाग पे। संपूर्ण स्थल मंडल की यदि बात करते हैं तो स्थल मंडल का कितना है, 2.42% भाग कवर करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो भारत की अवस्थिति यदि एशिया की दृष्टि से देखा जाए कि एशिया के किस हिस्से में है, तो एशिया के दक्षिणी हिस्से में हमारा भारत पाया जाता है। और भारत को एक प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, भारत को क्या कहते हैं, एक प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, तो प्रायद्वीप कहे जाने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि भारत की 3 तरफ से सीमा, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, अर्थात भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे, सागर से। और जब 3 तरफ से जो भाग घिरा होता है सागरों से, उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीप के नाम से जानने का काम करते हैं। ठीक है, तो भारत को भी प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा, दक्षिणी एशिया का यह सबसे बड़ा, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो एक चीज़ और आता है, और उसकी यदि हम चर्चा करें तो इसमें और चीज़ों की हम बात करेंगे। और चीज़ों में बात करते हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर लें। भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई, दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो लंबाई आ जाएगा, लंबाई। और लंबाई की यदि बात करते हैं तो अभी लंबाई हमें ज्ञात ही नहीं है कि कितनी किलोमीटर है। देखते हैं, चौड़ाई को भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होगा,
चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो चौड़ाई कितने किलोमीटर है इसको भी देखने का काम करते हैं। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो हम चलना शुरू करते हैं, और चलना कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करेंगे, और यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ऐसे चलते हुए कहाँ आएंगे, एकदम दक्षिण में आएंगे। और जब दक्षिण में आ रहे हैं तो यह जो दूरी हमें मिल रही है, यह दूरी कितनी मिल रही है, 3214 किलोमीटर। कितना मिल रही है, 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है, पूरब से उत्तर से दक्षिण है, और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी मिली है, 3214 किलोमीटर। और दूसरी यदि हम बात करते हैं तो दूसरी जो मिलती है, यहाँ से हमें प्रारंभ करना होता है, यहाँ से हमें प्रारंभ करना होता है और यहाँ तक जाती है। यह कितनी मिलती है हमें, 2933 किलोमीटर। कितनी मिलती है, 2933 किलोमीटर। दोस्तों देखेंगे जिसकी लंबाई अधिक है वह क्या होगा, जिसका दूरी अधिक है वो लंबाई, या जिसकी दूरी कम है वह चौड़ाई होगी। तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी मिल रही है, 3214 किलोमीटर। इसका मतलब यह क्या होगा, यह लंबाई होगा, यह लंबाई होगा। इसको मैं लिखूंगा भी उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। जबकि हम पूर्व से पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूर्व देखते हैं, हम पश्चिम से पूर्व देखते हैं तो यह मिलती है 2933 किलोमीटर। यह कितनी मिलती है, 2933 किलोमीटर। मतलब इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूरब की यदि बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। दोस्तों एक चीज़ और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और उस चीज़ की चर्चा जो हम करेंगे वह यह होगा कि लंबाई और चौड़ाई, जबकि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की यदि हम बात करते हैं, यदि हम कहीं पे लिखें, इस स्थान पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करेंगे तो लगभग 29 डिग्री मिलेगा, 29 डिग्री मिलेगा। ठीक है, लगभग 29 डिग्री। कैसे 29 डिग्री मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 37.6 में से क्या करेंगे, 8.4 को घटा देंगे, तो यह कितना मिलेगा, 29 डिग्री और 2 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा, 29 डिग्री और 2 मिनट मिलेगा। क्यों, कौन सा, अक्षांशीय विस्तार। जबकि देशांतरी विस्तार की यदि हम बात करते हैं, यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, देशांतरी विस्तार। और देशांतरी विस्तार की यदि हम बात करेंगे तो देशांतरी विस्तार को देख लीजिए, 57 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटा देंगे तो आपको यह अंतर निकल करके आएगा 29 डिग्री। और कितना मिनट आएगा जरा देख लीजिए, 25 में से आप 7 मिनट को घटा देंगे, तो 25 में से 7 मिनट को घटाएंगे तो कितना आएगा, लगभग 18 आएगा। ठीक है, तो 18 मिनट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमारी पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरी विस्तार लगभग एक बराबर है। दोनों का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग एक बराबर है, और जब लगभग एक बराबर है तो इन दोनों का जरा अंतर भी आप देख लीजिए। इन दोनों का जब अंतर आप देखेंगे, इन दोनों का अंतर, ठीक है, अंतर इन दोनों का देखिए, और जब दोनों का अंतर देखेंगे तो यह अंतर कितना मिलेगा आपको, लगभग 281 किलोमीटर मिलेगा, 281 किलोमीटर मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी हम बता दें आपको, ठीक है, एक चीज़ यह ध्यान देनी है कि हमारे पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार लगभग बराबर है, लेकिन दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो हमारी पृथ्वी पर होती है, दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वह 111.13 किलोमीटर होती है, जबकि दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार लगभग बराबर है, और इन दोनों के बीच की दूरियां भी लगभग बराबर है, तो फिर यह अंतर आया कहाँ से? तो इस अंतर को जानने के लिए यह देखिए कि जैसे यह देशांतर रेखा है, जैसे यह रेड कलर की जो 0 डिग्री की रेखा है, इसके बगल में ब्लू कलर की जो देशांतर रेखा है, और फिर इसके बगल में ग्रीन कलर की देशांतर रेखा है। इन देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी देखेंगे तो विषुवत रेखा पे सर्वाधिक है, लेकिन जैसे जैसे हम कहाँ पे जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पे जा रहे हैं, तो इन दो रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हो रही है, कम होती जाती है। और भारत की स्थिति क्या है, 0 डिग्री अक्षांश के ठीक ऊपर, अर्थात यहाँ पे है। तो जब हम ऐसे रेखा यहाँ पे खींचेंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम हो रही है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होने के कारण ही देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार समान है, फिर भी जो अक्षांशीय विस्तार की लंबाई है वह 3214 किलोमीटर और देशांतरी विस्तार की 2933 किलोमीटर, मतलब 281 किलोमीटर के अंतर आने का कारण यह है कि
दो देशांतर रेखाएं जैसे ध्रुवों की तरफ जाती हैं, उन दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती है और भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण दो देशांतर रेखाएं जब ऊपर जाती हैं तो उनके बीच की दूरी कम होती है और बीच की दूरी कम होने के कारण ही भारत का चौड़ाई कम पाया जाता है। यदि हम भारत के आकार की बात करते हैं, यदि भारत के आकार की यदि हम बात करते हैं, आकार की, ठीक है, आकार की यदि बात करते हैं तो चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है। इसका आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। जैसे यहाँ से चलेंगे, यहाँ एक को, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, लगभग चतुर्भुजाकार है भारत की आकृति, ठीक है। भारत की आकृति कैसी हो जाएगी? चतुर्भुजाकार हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यह अंतर कहाँ से आया है, क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जा रही है? कम होती जा रही है। इसलिए क्या हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी चौड़ाई जो है इसकी अपेक्षा कम होती जा रही है। दोस्तों आज के लिए चूंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, आप बोर होने लगेंगे, इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार हाँ रिवीजन कर ले रहे हैं और रिवीजन करने के बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। कल इसी के आगे अगली जो टॉपिक होगी भारत की महत्वपूर्ण सीमा रेखा, और भारत की महत्वपूर्ण सीमा रेखा में जो हम चर्चा करेंगे इसके साथ कौन कौन सी सीमा है, कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने का काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए जो भी हमने पढ़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? भारत का नामकरण। नामकरण की यदि बात करते हैं तो वैदिक काल में क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया। उसके बाद इसका नाम क्या रखा गया? आर्यवर्त, मतलब क्या? आर्यों की भूमि। उसके बाद भारतवर्ष नाम क्या पड़ा? तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, ये भी क्या थे? आर्य थे। इनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। फिर हिंदुस्तान नाम रखा गया, किसके कारण? ईरानियों के कारण। ईरानी क्यों रखे? सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, इसलिए इन्होंने नाम क्या रखा? हिंदुस्तान। तथा यहाँ के लोगों को क्या नाम रखा? हिंदू का। उसके बाद इंडिया नाम पड़ा यूनानियों द्वारा। इंडिया, यूनानी जो है इंडस नदी कहते थे, जो इंडोई शब्द है, ठीक है, उससे बना। और संविधान में कहा गया है भारत इंडिया दैट इज भारत। उसके बाद दोस्तों हम यदि बात कर रहे हैं तो इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात की है। भारत का दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पारस। अच्छा एक चीज और भी है, 2004 में सुनामी आई थी, उस सुनामी में माना जाता है कि यह ढह गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका भाग अब दिखाई दे रहा है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। यह भारत का क्या है? दक्षिणतम भाग है। उसके बाद भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट है। इसको केप कमोरियन के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु राज्य में है। यह भारत का क्या है? मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु। उसके बाद उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा काल है, जो लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है, भारत का उत्तरतम बिंदु। फिर उसके बाद पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट है। गुहार मोती या गुहार गौर माता के नाम से जाना जाता है, यह गुजरात में है, पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो वलांगू या किबुत के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका देशांतरी विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। उसके बाद हम अपने ग्लोब पे भारत की स्थिति को देखें, जो किस में? उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में पाया जाता है। उसके बाद भारत के क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का कितना है? 0.57% और स्थल मंडल का 2.42% है। उसके बाद लंबाई की बात की है तो उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई की बात की तो पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। अंतर कितना आ रहा है? 281 किलोमीटर। कारण क्या है अंतर का? अंतर इसलिए है कि दो देशांतर रेखाएं जैसे ध्रुवों की तरफ जाती हैं तो उनके बीच की दूरी कम होती है। उसके बाद यदि आकार की बात कर रहे हैं तो आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है, ठीक है। आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। दोस्तों हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अब से डेली आपको एक क्लास मिलेगी, लगभग आधे घंटे की 20 या 25 मिनट की मिलेगी, ठीक है। हो सकता है तो थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी हो सकता है, और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और इस क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कल का हमारा होगा भारत की बाउंड्री, और उसमें स्थलीय और जलीय दोनों बाउंड्रियों की खूब डिटेल हम चर्चा करने का काम करेंगे। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।